हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बेटा काफ़ी बेहतर हो गए। आज हम लोग जो टर्म डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अंड जनन। ये अंड जनन क्या होता है, शुक्र जनन से ये किस प्रकार से अंतर रखता है, इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, ये सारे टर्म हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल आया वो हमारा हो गया अंड जनन क्या होता है। सबसे पहले ही एक नंबर में परिभाषा पूछ लेता है, तो आप क्या कहोगे, अंड जननी। अंड जननी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया हमारी कहलाती है अंड जनन। तो पहले आपको डेफिनेशन याद रखना है। अंड जननी यानी ऊगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाणुओं यानी ओवा के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है। अब अंड जननी में अगर हम गुणसूत्रों की बात करें तो ये द्विगुणित होती है, यानी इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी। तो अंडाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इससे पहले अगर हम आपसे पूछें अंड जनन की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, तब आप क्या कहोगे, भ्रूणीय अवस्था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम आपसे कहें शुक्र जनन प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है, तो आप कहेंगे वयस्कावस्था। लड़कों में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया वयस्कावस्था में प्रारंभ होती है, लेकिन लड़कियों में अंड जनन यानी अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। अब भ्रूणीय अवस्था में ही प्रत्येक ओवरी के अंदर लाखों यानी मिलियंस ऑफ उगोनिया का निर्माण हो जाता है। तो ये कैसे आगे बढ़ता है, क्या क्या इसमें परिवर्तन होते हैं, इसको चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो मान लीजिए ये ओवरी है, या हम छोटा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये क्या है, ओवरी है यानी अंडाशय है। अंडाशय के अंदर भ्रूणीय अवस्था में ही उगोनिया का निर्माण शुरू हो जाता है। जो जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं वो बार बार विभाजित होकर के उगोनिया का निर्माण प्रारंभ कर देती हैं, और भ्रूणीय अवस्था में ही प्रत्येक ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ उगोनिया का निर्माण हो गया। अब ये मान लीजिए सारे के सारे हमारे क्या हैं, उगोनिया हैं। अब ये बहुत सारे, इनकी संख्या लाखों में है, मिलियंस में। तो मान लीजिए ये उगोनिया बन गए। उगोनिया का मतलब है अंड जननी। अब मान लीजिए सबसे पहला काम यही होता है, जो अंड जननी होती है ये बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के अपनी संख्या को बढ़ाती रहती है, अपनी संख्या को बढ़ाती रहती है। जब इनकी संख्या लाखों में पहुंच जाती है, या हम कहें मिलियंस में, यानी अगर हम प्रत्येक ओवरी के अंदर अमाउंट की बात करें तो भ्रूणीय अवस्था में लगभग 7 मिलियन उगोनिया का निर्माण हो जाता है। 7 मिलियन यानी 70 लाख उगोनिया बन जाते हैं। जब उगोनिया बन जाते हैं तो इसमें से कुछ उगोनिया परिपक्व होकर के बड़े हो जाते हैं। सारे के सारे नहीं बड़े होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सारे उगोनिया बड़े नहीं होते हैं, इसमें से केवल कुछ उगोनिया परिपक्व होकर के बड़े हो जाते हैं। अगर हम नंबर की बात करें कितने परिपक्व होकर के बड़े हो जाते हैं, तो लगभग 1.5 मिलियन उगोनिया परिपक्व होकर के बड़े हो जाते हैं। और जब ये परिपक्व होकर के बड़े हो जाते हैं तो इन्हें हम नाम दे देते हैं प्राथमिक अंडक। अभी ये भ्रूणीय प्रावस्था में चल रहा है, अभी लड़की का जन्म नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसे हम नाम दे दिए प्राथमिक अंडक। तो यहाँ पर जो विभाजन हुआ वो कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। असमसूत्री विभाजन के बाद जब ये परिपक्व होकर के बड़ी हो गई तो इसी को नाम दिए प्राथमिक अंडक, यानी यवम विभेदन हुआ, विभेदन। तो ये हमारा बन गया प्राथमिक अंडक।
लेकिन अभी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ है। तो ये यानी ये जो हमारे सारे के सारे उगोनिया थे, यूँ समझ लीजिए ये परिपक्व होकर के बड़े हो गए। जब परिपक्व होकर के बड़े हो गए तो इन्हें हम नाम दे देते हैं प्राथमिक अंडक। अभी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ है। प्राथमिक अंडक में अब शुरू होता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। यहीं से सारा खेला शुरू होता है। अभी लड़की का जन्म नहीं हुआ है, लड़की के जन्म से पहले ही प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी oocyte का निर्माण हो चुका है। अब इस प्राथमिक अंडक में शुरू होगा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। अगर आपको याद होगा, अर्धसूत्री विभाजन 4 अवस्थाओं में बटा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था यानी प्रोफेज में जब रहता है उसी समय ये गिरफ्तार कर लिया जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें, प्राथमिक अंडक में जैसे ही प्रथम अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है, यह एक अवस्था के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसमें शुरू हुआ प्रथम अर्धसूत्री विभाजन रुक जाता है। ऐसे समझे, एक किसान एक खेत में काम कर रहा है, उसको पुलिस गई गिरफ्तार कर ली, तो अपना काम उसका छूट गया और तब तक छूटा रहेगा जब तक वो आके करेगा नहीं। सेम वही केस है। अंड जननी कोशिकाएं जब परिपक्व होकर के बड़ी हो जाती हैं तो इन्हें नाम दे देते हैं प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक में शुरू होता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और जैसे ही प्रथम अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है ये एक अवस्था के द्वारा गिरफ्तार कर ली जाती हैं और शुरुआत हुआ अर्धसूत्री विभाजन वहीं रुक जाता है। लेकिन अभी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ है, याद रखिएगा। तो अब क्या इसमें परिवर्तन होता है? यहाँ पे एक डायग्राम से अगर हम आपको समझाएं, जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन शुरू हुआ ये एक अवस्था के द्वारा गिरफ्तार कर ली गई। अब इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन क्या होता है? मान लीजिए ये सारे के सारे हमारे प्राथमिक अंडक हैं। अब इसमें से एक अंडक को मैं बाहर निकालता हूँ, ये हमारा एक अंडक बाहर आ गया, प्राइमरी oocyte बाहर आ गया। अब इसमें परिवर्तन क्या होता है? इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का एक अस्तर बन जाता है और जैसे ही अस्तर बन जाता है तो इसको हम नाम दे देते हैं प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फॉलिकल। तो अब ये जितने प्राथमिक अंडक थे, प्राइमरी oocyte थे, जन्म से पहले ही ये किसमें परिवर्तित हो गए? प्राथमिक पुटक में परिवर्तित हो गए। इनमें जो अर्धसूत्री विभाजन शुरू हुआ था वो वहीं पे रुक गया। अब लड़की का क्या होगा? जन्म होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? लड़की का जन्म। जब जन्म होता है तो अंडाशय के अंदर प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फॉलिकल रहते हैं और इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर हमारा क्या है? प्राथमिक अंडक है। तो ये क्लियर हो गया। जन्म होता है लड़की का। जन्म के बाद बचपन अवस्था बीतता है। अब बचपन के बाद फिर क्या आ जाता है? वयस्कावस्था। वयस्कावस्था। जब वयस्कावस्था आता है तो जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन शुरू हुआ था अब यहाँ पे पूरा होगा। अब इसको समझना थोड़ा सा, ये पूरा खेल क्या है। देखिए, ये हमारा प्राथमिक फॉलिकल बन गया। कितने प्राथमिक फॉलिकल बनेंगे? जितना प्राथमिक अंडक होगा। अब प्राथमिक अंडक अगर 1.5 मिलियन है तो लगभग इतने ही प्राथमिक फॉलिकल बन जाते हैं। तो जन्म के समय प्राथमिक फॉलिकल की संख्या प्रत्येक ओवरी में 10 से 12 लाख होती है। लेकिन जन्म होने के बाद ये 10 से 12 साल का जो गैप है, जन्म से लेकर के वयस्कावस्था तक, सारे के सारे फॉलिकल डीजनरेट होते जाते हैं और वयस्कावस्था तक कितने फॉलिकल शेष रह जाते हैं? 60 से 80 हजार प्रत्येक ओवरी में। यानी वयस्कावस्था तक पहुँचते पहुँचते प्रत्येक ओवरी के अंदर क्या रह जाता है? 60 से 80 हजार प्राथमिक फॉलिकल। और इसी प्राथमिक फॉलिकल के अंदर हमारा क्या उपस्थित है? प्राथमिक अंडक। तो जैसे ही जब लड़की वयस्कावस्था में पहुंचती है तो वयस्कावस्था में शुरू हो जाता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र। और जब आर्तव चक्र प्रारंभ होता है तो ये जो प्राथमिक फॉलिकल है अब इसमें विकास
विकास शुरू होता है। यानी जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहाँ रुक गया था, जन्म से पहले ही ये वयस्कावस्था में आकर के कंप्लीट होता है। और जब वयस्कावस्था में कंप्लीट होता है तो दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक कोशिका छोटी बनती है और एक कोशिका बड़ी बनती है। छोटी कोशिका को हम नाम दे देते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड, प्रथम ध्रुवीय पिंड। और जबकि बड़ी जो कोशिका होती है इसे हम नाम दे देते हैं द्वितीयक अंडक। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बनती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी वाली को नाम दे देते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड, जबकि बड़ी वाली को नाम दे देते हैं द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो हमारी कोशिकाएं हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46। इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46, यानी सारी द्विगुणित हैं। लेकिन इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ पे दो नई कोशिकाएं बनी, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी, यानी 23। और इसमें भी हमारा कितना रहेगा, 23। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। तो अब ये जो द्वितीयक अंडक है इसमें अब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। और जब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा तो फिर से दो कोशिकाएं बनेंगी, एक छोटी बनेगी और दूसरा बड़ी बनेगी। जो छोटी होगी इसको नाम दे देते हैं द्वितीय ध्रुवीय पिंड, द्वितीय ध्रुवीय पिंड। और जबकि बड़ी वाली को नाम दे देते हैं अंडाणु, यानी ओवम। अब इनमें भी हमारी जो गुणसूत्रों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 23 ही रहेगी, यानी आधी ही रहेगी। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया कहलाती है अंड जनन। अब यहाँ पे विशेष ध्यान आपको यही रखना है, ये जन्म से पहले और जन्म के बाद की अवस्था, इसको बहुत अच्छे से आप लोग, हाँ यहाँ पे विभाजन हम लिख देते हैं। यहाँ विभाजन कौन सा हुआ, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, यानी द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, तब हमारा अंडाणु का निर्माण होता है। तो इतना स्टेप आपको याद रखना है। एक बार फिर से पूरा समरी बताते हैं। अंड जनन प्रक्रिया की शुरुआत भ्रूणीय अवस्था में होती है। भ्रूणीय अवस्था में ऊगोनिया बार बार विभाजित होकर के लाखों की संख्या में इनकी संख्या हो जाती है, लगभग कितने, 70 लाख के आसपास। जब ये ऊगोनिया की संख्या बढ़ जाती है तो ये परिपक्व होकर के बड़े हो जाते हैं, तो इन्हें नाम दे देते हैं प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte में शुरू होता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। जैसे ही प्रथम अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है तुरंत ये एक अवस्था के द्वारा गिरफ्तार कर ली जाती है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन शुरू हुआ तुरंत रुक जाता है। अब रुक गया तो अब ये हमारा जो प्राथमिक अंडक है अब इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये आगे चल करके प्राथमिक पुटक में परिवर्तित हो जाता है। इसी अवस्था में ये अंडाशय के अंदर उपस्थित रहता है। इस समय अब लड़की का जन्म होता है। जब जन्म होता है तो प्राथमिक पुटक की संख्या लगभग रहती है 10 से 12 लाख। कितना रहती है जन्म के समय, 10 से 12 लाख। लेकिन बचपन बीता, वयस्कावस्था तक आते आते इनकी संख्या केवल रह जाती है 60 से 80 हजार प्रत्येक अंडाशय में, प्रत्येक ओवरी में। अब वयस्कावस्था में जब पहुंचती है लड़की तो इसमें फिर से हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, फिर से इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो ये प्राथमिक पुटक अब विकसित होता है। अब प्राथमिक अंडक में जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जन्म से पहले शुरू हुआ था वो अब पूरा होता है वयस्का अवस्था में, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी को कहते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड, बड़ी को कहते हैं द्वितीय अंडक। अगर हम कहें ये
अनइक्वल विभाजन क्यों हुआ, एक छोटी एक बड़ी क्यों बनती है? तो याद रखना बेटा जी, इसमें जितना भी पोषक पदार्थ होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब इसमें चले जाते हैं। क्यों इसमें चले जाते हैं? क्योंकि इससे आगे चल करके अंडाणु बनता है। अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और इसको लंबे समय तक अकेले ही रहना है, तो इसीलिए इसके अंदर न्यूट्रिएंट की संख्या, पोषक पदार्थों की संख्या ज़्यादा होती है। तो अब ये बन गया द्वितीयक अंडक। अब ये द्वितीयक अंडक पुनः इसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे फिर से दो कोशिकाएं बनती हैं, फिर से वही एक छोटी एक बड़ी। छोटी वाली को नाम दे देते हैं द्वितीय ध्रुवीय पिंड, और बड़ी वाली को नाम दे देते हैं अंडाणु, ओवम। तो यानी अंडजननी कोशिका से अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया कहलाती है अंडजनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ये बीच वाले स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप क्लियर समझ पाएंगे कि ये जो प्राथमिक पुटक है, इसमें परिवर्तन कैसे होते हैं और ये विभाजन किस अवस्था में होते हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।